सभी के लिए और एक रेड क्रॉस डे का इसमें ये यूपी की सरकार का प्रेरणा एक ये खादी से संबंधित नहीं इसको ना अपने आप को उसमें रोजगार का ये सब जरूरी है। नमस्कार। आज सभी संसदीय क्षेत्र के ही नहीं बल्कि मैं संपूर्ण देश प्रदेश और इन सब से जुड़े हुए बंधुओं से मैं सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ विशेष चर्चा करना चाहती हूँ। मैं हर समय आपके साथ जुड़ने की पूरी कोशिश करती हूँ और मेरा मन तो ये कहता है कि मैं सीधे ही आप लोगों के बीच में बैठ जाऊं, लेकिन वर्तमान परिस्थितियां जिस तरह की चल रही हैं उनसे काफ़ी कुछ अपन सुरक्षित होते जा रहे हैं। इस सुरक्षा के माहौल में हमको और अधिक सुरक्षा पर ध्यान देते हुए सभी भाई बहनों को ये निवेदन करना चाहती हूँ कि हम लंबे समय से घर में बैठकर अपने स्वास्थ्य की चिंता, अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा, अपने आप की जान की सुरक्षा में लगे हुए हैं। लेकिन इसके साथ साथ अब हम सबको यह भी सोचना है कि हम किसी न किसी तरह से इस भय से मुक्त होकर आगे बढ़ें। आज सबसे बड़ा दुख मुझे इस बात का है कि महाराष्ट्र में जो ट्रेन हादसा हुआ उसमें हमारे जिस तरह से श्रमिक या अन्य बंधु आहत हुए, मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। साथ ही मुझे दुख है कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए भी सावधानियाँ प्रेरणा से ही मिलेंगी। सब भाई बहन सुरक्षित रहें। साथ ही आज रेड क्रॉस डे है। आज के दिन ये महत्व, एक सेवा का महत्व लेकर ये दिन आगे आया है और इस समय हमें एक दूसरे की सेवा, एक दूसरे का सहयोग, एक दूसरे के प्रेम व्यवहार करने का ये समय है। जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री बुद्ध पूर्णिमा के दिन जिस तरह से उन्होंने संदेश दिया कि महात्मा बुद्ध जिस तरह से एक विचारधारा ही नहीं बल्कि एक संपूर्ण मानवता के लिए संदेश का एक पुंज है, उसी भावना से मेरे मन में भी ये बात आई कि अब हम इस महामारी के इस लंबे दौर से निकलकर थोड़ा थोड़ा हमारी गिरती हुई अर्थव्यवस्था, फिसलती हुई अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए भी हमें आगे आना पड़ेगा। अर्थव्यवस्था संभालने के लिए हम घर में रहकर अपने निजी कामों को, आर्थिक कामों को संबल भी दे सकते हैं। इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में छोटे छोटे उद्योग, छोटे छोटे धंधे और ग्रामीण क्षेत्र के छोटे छोटे कृषि के कुछ ऐसे कार्य हैं, उद्यानिकी से संबंधित कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें लॉकडाउन की पालना करते हुए हम सब उनको अंजाम दे सकते हैं। मेरा ये निवेदन है कि हम आर्थिक दृष्टि से भी अब इस देश को, प्रदेश को और अपने आप को संभालना है। ये संभालने का दौर है और इस दौर में मैं तो आज ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारा संपूर्ण राजस्थान के बहुत सारे भाग ऐसे हैं, जैसे मेरे संसदीय क्षेत्र के कुछ भाग में अभी सौंफ की खेती निकल रही है, मेथी की खेती निकल रही है, राई की खेती निकली, अजवाइन की निकली। हम क्यों न मसालों के पैकेट बनाकर घर में बैठे बैठे इन पैकेट्स को उचित मूल्य की दुकानों तक और इसके साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के साथ में जोड़ सकते हैं। छोटे छोटे व्यापारियों को भी दे करके हम इस शुद्धता की एक मिसाल कायम कर सकते हैं और स्वदेशी की मिसाल भी कायम कर सकते हैं कि हम अपने यहाँ अपने क्षेत्र में निर्मित वस्तुओं को, अपने क्षेत्र में चल रहे लघु उद्योगों को, अपने क्षेत्र में चल रहे कृषि और उद्यानिकी से संबंधित कार्यों को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ते हुए अब हमें आगे उठना पड़ेगा। मेरा ये निवेदन है कि वर्तमान समय केवल मात्र
सोशल मीडिया के माध्यम से ही अभी मैं आपसे जुड़ रही हूँ, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ने वाले मेरे नौजवान बंधुओं को, बेटों को, भतीजों को, भाइयों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस सोशल मीडिया का आप सकारात्मक उपयोग करें। कई भाई मेरे देखने में आया है, जब मैं संपर्क में आई तो मुझे समझ में आया कि कई भाई इसका अनुचित उपयोग भी करते हैं। अब ये समय हंसी मजाक का नहीं, ये समय आरोप प्रत्यारोपण का नहीं, बल्कि सकारात्मक परिस्थितियों में इस सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए हम जन जन से जुड़े। नौजवान बेटों से, भाइयों से, बहनों से तो कहना ही चाहूँगी कि अब एक ही साधन है और ये समय आ गया है कि आपको सोशल मीडिया के प्रत्येक चरण से जुड़ना पड़ेगा और उससे जुड़ते हुए अपनी प्रगति के लिए सोचना होगा। हमारे समाज में एक रचनात्मक और एक सकारात्मक संदेश देना पड़ेगा। वो संदेश हम सोशल मीडिया के माध्यम से ही दे सकते हैं। इसमें हंसी मजाक या झूठी उल्टी सीधी बातों पर हम अपना ध्यान केंद्रित ना करें, बल्कि पॉजिटिव आ जाए। मेरा अनुरोध है इसके साथ साथ कि हम अपने क्षेत्र की कुछ इस तरह की आर्थिक गतिविधियों को भी सोशल मीडिया के माध्यम से उन्नत करें और इसको व्यावसायिक दृष्टिकोण से खड़ा करने की हमारी एक सोच बन जानी चाहिए। मैं कहना चाहूँगी मेरे बंधुओं से कि अब देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना होगा तो हम ग्रामीण क्षेत्र के लोग ही लाएंगे, छोटे व्यापारी लाएंगे, किसान लाएंगे, मजदूर लाएंगे और इन सब को अब एकजुट होकर घर में रहते हुए चिंतन और मंथन करके इस परिस्थिति से उबरना पड़ेगा। मैं ये भी आपको निवेदन करना चाहूँगी कि आने वाला समय, क्योंकि मौसम हमारे देश का इतना सुहावना है कि अब मानसून आने में ज़्यादा टाइम नहीं है। इस मानसून के पूर्व हमको इस तरह के कृषि कार्य, उद्यानिकी के कार्यों से जुड़ना होगा, पशुपालन से जुड़ना होगा, ताकि हम आर्थिक दृष्टि से सशक्त हो सकें, मजबूत हो सकें और अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकें। चाहे नर्सरी तैयारी करें या नर्सरी आज बहुत तैयार भी हो चुकी हैं, उन नर्सरियों के माध्यम से हम उद्यानिकी की तरफ, चाहे वो आंवला हो, चाहे अमरूद हो, चाहे नींबू हो, चाहे थाई एप्पल हो, चाहे साधारण बेर हो, हम इन सब की तरफ यदि आएंगे, कृषि को इस तरफ मोड़ दे देंगे, तो वर्तमान समय में परंपरागत कृषि से हमारी कमर टूटी हुई है। परंपरागत कृषि से, उत्पादन वस्तुओं से हम आर्थिक सक्षमता प्राप्त नहीं कर सकते। तो मेरा ये निवेदन भी है कि हम इस ओर भी मुड़ें और चिंतन करें, भविष्य की प्लानिंग करें। घर में रहकर प्लानिंग करने में बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि सारा परिवार एक जगह है। सारे परिवार की भावनाओं को सुनते हुए, अपने पड़ोस की भावनाओं को सुनते हुए, अपने देश और अपने प्रदेश की भावनाओं को जानते हुए, वातावरण को जानते हुए हम वो कदम उठाएं जिन कदमों को उठाने से हम देश को आर्थिक मजबूती में अपना सहयोग दे सकें। मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आज हमारे मजदूर, चाहे वो देश के किसी भी कोने में धंधा कर रहे हैं, हमारे मजदूर आज वो धंधा करने के बाद जब इस महामारी की चपेट में आए तो उनका दुख दुगना हो गया है। उनके दुख को दूर करने के लिए जिस तरह से हमारे यूपी, उत्तर प्रदेश की सरकार की मुखिया, वहाँ के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से श्रम कानून में जो परिवर्तन कर राहत दी है, उद्योगों को राहत दी है, मजदूरों की सुरक्षा की है, मैं सोचती हूँ कि राजस्थान की सरकार को भी जल्द से जल्द ऐसा कदम उठाना चाहिए जो यहाँ के मजदूरों की सुरक्षा हो, मजदूरों के भविष्य की सुरक्षा करते हुए हमारे लघु उद्योग, हमारे बृहद उद्योग, ये उद्योग पटरी पर आ सके। ये जब तक हम कानून में परिवर्तन नहीं करेंगे, हमारा श्रमिक कानून इतना जटिल है कि हम इस श्रमिक कानून के माध्यम से श्रमिकों को भी पूरी राहत नहीं दे सकते, ना ही उद्योगपतियों को इसमें राहत दे सकते हैं। दूसरी बात यह है कि सरकारी तंत्र में अटकलें बहुत चलती हैं। अटकलें और अटकाऊ काम इतने होते हैं कि कोई भी उद्यम करने के लिए आगे बढ़ना चाहता है तो उस उद्यम में उसको लाल फीताशाही का जो कष्ट झेलना पड़ता है, वो मैंने भी झेला है। इस परिस्थिति में मैं कहना चाहूँगी कि उद्योग स्थापित करने के लिए सरल से सरल तरीके राजस्थान की सरकार को अपनाने चाहिए और लाल फीताशाही की डोर को ढीली करनी चाहिए। मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि इस लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे भाई, चाहे वो नशीली वस्तुओं में शराब हो,
गुटखा हो, पान पराग हो, अन्य किसी भी तरह के पाउच, जर्दे से संबंधित ये चीज़ें आपको नहीं मिल पा रही थी और आपने औने पौने दामों में उनको खरीद कर अपने नशे की लत को पूरा किया है। मेरी अनुरोध है, मैं अपनी उम्र के हिसाब से मेरे बेटों और मेरे जनता के से अपील करना चाहती हूँ, नौजवानों से और वृद्ध लोगों से, कि आप इस लॉकडाउन के दौरान घर में हैं, घर में रहकर यदि इस लत से मुक्ति पाने का कोई तरीका है तो यही एक तरीका है। जहाँ तक हो सके अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए इससे दूर भी हो जाए तो अच्छा होगा। आप स्वयं सुखी होंगे, पैसा बचेगा। और इस दौरान मैंने देखा कि 50 रुपए की चीज़ 500 रुपए में मिल रही है और उस 500 रुपए को देकर भी आप उससे खरीदना चाहते हैं, चोरी से खरीदना चाहते हैं। ये अनियमित सारे काम भी बंद हो सकते हैं, लेकिन आपका मन आपके साथ होना चाहिए। आदरणीय मोदी जी ने भी ये बात कही कि मन को पहचानो और मन को मन से जोड़ो, और मन को मन से जोड़ते हुए सुधार की तरफ हम जा सकते हैं। मेरे बंधुओं, आप सबको मैं सांसद होते हुए भी ये बात कह रही हूँ, सांसद होते हुए या नेता होते हुए इस तरह की बातें करना शायद अनुकूल नहीं होता, फिर भी मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ कि मैं एक इंसान भी हूँ, एक मानव भी हूँ, एक महिला भी हूँ, एक माँ भी हूँ, तो एक रिश्तों में नारी के जितने रिश्ते हैं वो रिश्ते भी हैं। इसीलिए मैं अपील करना चाहती हूँ कि हम इस लॉकडाउन में बहुत सारी शिक्षाएं प्राप्त कर सकते हैं। अपने परिवार को प्रेम से जोड़ सकते हैं, अपने प्रदेश को ऊंचा उठा सकते हैं, अपने गांव की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्लान बना सकते हैं। आज कहीं पीने के पानी की किल्लत है, तो कहीं सड़कें नहीं हैं, तो कहीं खाद्यान्न सही ढंग से नहीं मिल रहा, कहीं सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भी गड़बड़ियाँ हो रही हैं, कहीं इस कोरोना महामारी के दौरान चाहे वो सैनिटाइजेशन का ही काम हो, वो भी हमारा पूर्णतया हमारे पास नहीं पहुंच पा रहा है। तो इन सब परिस्थितियों को अपने हाथों में लेकर ईमान और धर्म से काम करने के लिए आगे बढ़े। भले ही हमारे चिकित्सक हैं, हमारे पुलिसकर्मी हैं, हमारे छोटे कार्यकर्ता, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी क्यों ना हो, आंगनबाड़ी की सहायिका बहनें ही क्यों ना हो, सब ने तन मन धन से अपना सहयोग किया है, जनता को बचाने का काम किया है। उनके प्रति भी हमारी कुछ जवाबदेही बनती है, उनके सम्मान को बचाने के लिए। मैं तो सबसे ज़्यादा दुखी होती हूँ आंगनबाड़ी वर्कर से, कि व्यवहार, उनके साथ जो व्यवहार होता है उनसे, आशा सहयोगिनियों से, और भी छोटे लेवल पर काम करने वाली जो बहनें हैं उनको वो मान सम्मान नहीं मिलता। लेकिन आज इस महामारी के दौरान जो सेवाएं उनकी मिली हैं, तो हम सबको सोचना चाहिए कि हम उनको उचित मान और सम्मान के साथ उनके साथ व्यवहार करें। सरकारों से भी अपील है मेरी कि आप संविदा पर मानते हुए उनको बेचारों को, न तो किसी तरह का भविष्य की सुरक्षा है, न ही उनकी नौकरियां पक्की हैं, तो राजस्थान की सरकार से कहना चाहूँगी कि इनको किसी न किसी तरह से इनकी सुरक्षा भी आप करें, ताकि इस समय, इस संकट के समय में जिन जिन लोगों ने, चाहे वो संविदा पर थे, चाहे कॉन्ट्रैक्ट पे थे, चाहे वो अल्प वेतनभोगी थे, उन सब की रक्षा में भी एक कदम आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इन सब ने आज जो किया है वही सराहनीय कदम है। मैं तो ये कहूँ कि मध्य प्रदेश की सरकार ने श्रम कानून में जिस तरह की बदलाव लाया, और जिस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार भी 2 कदम आगे बढ़ रही है छोटे लोगों के लिए, श्रमिकों के लिए। आज राजस्थान के श्रमिक, चाहे वो चेन्नई में है, चाहे हैदराबाद में है, बॉम्बे में है, मेरे पास इतने मेरे संसदीय क्षेत्र के भाइयों के संदेश आते हैं और मैं उनका डिटेल भी लेती हूँ। लेकिन मैं उनको ये नहीं कह सकती कि आप त्रिवेंद्रम से या चेन्नई से या बॉम्बे से बाई रोड निकल पड़ो, नहीं। जब सरकार व्यवस्था कर देगी तभी आप वहाँ से आना, और वहाँ की जो भी व्यवस्थाएं हैं उनके लिए उन राज्यों की सरकारों से मेरे श्रमिकों के लिए मैं बराबर संवाद में हूँ। और मैं कहना चाहूँगी कि राज्य सरकार अति शीघ्र अपने प्रवासी मजदूरों को अपने प्रदेश में लाने के लिए भी जल्द से जल्द कठोर कदम उठाओ, ताकि हमारे मजदूर जो चिंतित हैं, जो घर आना चाहते हैं, उनके घर आने की भावना पूरी हो सके। आदरणीय सांसद महोदय, मैं लगातार आपकी तीसरी बार ऑनलाइन जनसुनवाई से जुड़ रहा हूँ।
लेकिन संतुष्ट नहीं हूँ। मैं आपसे पुनः अनुरोध कर रहा हूँ कि आपका सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। पूर्व में भाजपा मंडल का कार्यकारिणी सदस्य रहा हूँ। इससे पूर्व जिला अध्यक्ष नमो नमो मोर्चा अलवर रहा हूँ तथा वर्तमान में जिला सदस्यता अभियान प्रभारी अलवर हूँ। ये है लेखराज जी पायला। आपसे मैं क्रमबद्ध निवेदन कर रहा हूँ कि मेरे थानागाजी में स्थित पायला की ढाणी में पानी की विकट समस्या है। इस समस्या से अवगत कराने के लिए मैं पूर्व मंत्री श्री भडाना जी के द्वारा भी आपको पत्र लिख चुका हूँ। अतः फिर अनुरोध कर रहा हूँ कि मेरी ढाणी पायला की में पानी की समुचित व्यवस्था करवाने का कष्ट करें। लेखराज पायला की ढाणी पायला, इन्होंने नंबर भी दिया है अपना। तो मेनली ये है नमो नमो मोर्चा के अध्यक्ष हैं, रहे हैं अलवर में प्रभारी हैं। तो इनका मेन ये है लेखराज जी पायला की ढाणी में आपने पानी के लिए वाकई में मेरे पास एप्लीकेशन है, लेकिन परिस्थितियां अनुकूल नहीं रही। लॉकडाउन के चलते हुए विकास के कार्य सारे अवरुद्ध हो गए थे। इस वजह से इस काम को मैं पूरा नहीं कर पाई और आप संतुष्टि और न संतुष्टि की भावना को वर्तमान देश के हालात को देखते हुए ही अपने मन में विचार रखें। दूसरी बात यह है कि आपने विभिन्न संगठनों के माध्यम से काम किया है। उन संगठनों के कार्यकर्ता भी पुख्ता काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ने चाहिए, लेकिन केवल दिखावा ही नहीं। मेरा आपसे अनुरोध है कि जैसे ही ये हमारी विकास के कार्य प्रारंभ होंगे, पायला की ढाणी पे पानी की व्यवस्था में तुरंत करूँ। नंबर ले लूंगी मैं आपका। थानागाजी वार्ड नंबर 1 में पानी की बहुत समस्या है। आपको कई बार अवगत कराया गया है, प्लीज कुछ करिए। कपिल कुमार मीना, बीजेपी पार्षद। भाई कपिल जी, आपके वार्ड में स्वीकृति जारी कर दी। मैंने कलेक्टर के यहाँ अपनी अभिशंसा करके पत्र दे दिया, लेकिन विकास कार्य अभी इस लॉकडाउन के चलते हुए नहीं हो पा रहे थे, इसलिए रुका है। और मुझे तो आप पर ही गर्व है कि मेरे बहुत अच्छा कार्यकर्ता हो कपिल जी, और मेरे ही नहीं, आप भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ सिपाही हो। मैं निस्संदेह आपके काम को तो पहले ही लिया हुआ है, और मैंने तो पायला की ढाणी का भी काम लिया हुआ है, और जैसे ही ये विकास कार्य प्रारंभ होंगे निस्संदेह आपका काम होगा। महेश चंद्र खैरवाल, कर्नाटक के जिला दक्षिण कन्नाडा मंगलूर में फंसे राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के बामनवास तहसील के ग्राम पंचायत गोठ के गांव बेरखंडी से करीब 60 लोग फंसे हुए हैं। उनको घर लाने के लिए सरकार सही रुख नहीं अपना रही। सांसद महोदय जसकौर मीना जी से निवेदन है कि केंद्र सरकार द्वारा उनको परमिशन दिलाकर गांव लाने का कार्य करावें। महेश चंद्र खारवाल, ये है कर्नाटक मंगलूर में। वैसे भाई 60 लोग हैं, उनकी अभी जो स्थितियां हैं, देखो अपने राजस्थान ने प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए जो पोर्टल जारी किया है, उस पोर्टल पर उनकी पूर्ण जानकारी आप भेज दें। और यदि आप ये सोचते हैं कि उनको किसी तरह का कोई सुनवाई नहीं हो रही राजस्थान में, तो मैं आपको ये निवेदन करूं कि आप उनका डिटेल यदि मेरे व्हाट्सएप पे भेज दें, और व्हाट्सएप नंबर यदि आपके पास नहीं है तो मैं व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगी। बाकी में मुझे जानकर पता चला कि बेरखंडी तो बिल्कुल बगल में ही है गोठ ग्राम पंचायत में। तो आपने अब से पहले कभी जानकारी नहीं दी। मैंने जितने लोगों की जानकारी मिली है सबके लिए राज्य सरकार को मैंने पत्र भी लिखा है, और संबंधित सरकार को उचित व्यवस्था, जब तक वो रहें तब तक उचित व्यवस्था करने के लिए भी अनुरोध किया है। दिनेश प्रजापत हैं धमरेड़ से। निवेदन है कि मैं दिनेश कुमार, भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र धमरेड़ तहसील राजगढ़ जिला अलवर सुरक्षा गार्ड पर कार्यरत हूँ। मुझे माह जुलाई 2019 से अब तक का मानदेय नहीं दिया गया, जबकि मैंने मानदेय मांगा तो मुझे नौकरी से हटा दिया गया। 22 अप्रैल 2020 को अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। आपसे निवेदन है कि तत्काल कार्रवाई करें। उन्होंने अपना मोबाइल नंबर भी दिया है। दिनेश प्रजापति। भाई दिनेश जी, आप एक
प्रार्थना पत्र के रूप में या एक रिक्वेस्ट के रूप में एक पेपर मुझे भी दे, ताकि मैं पता लगा सकूं कि आपको वेतन क्यों नहीं दिया और मांगने पर हटाया क्यों। इस बात की जानकारी मैं संबंधित आपके सक्षम अधिकारी से भी लूंगी। आप जरूर मेरे व्हाट्सएप पे एक रिक्वेस्ट मुझे दें। एक ज्ञानचंद जी मौर्य हैं, वो लिख रहे हैं, आदरणीय सांसद महोदय को मेरा प्रणाम। आपको पूर्व में दी गई खाद्य सुरक्षा की शिकायत का समाधान करवाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञानचंद जी मौर्य। भाई ज्ञानचंद जी, मैं तो सभी को ये निवेदन करना चाहती हूँ कि जहाँ जहाँ सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गड़बड़ियाँ हो रही हैं, लाभार्थी को लाभ नहीं मिल पा रहा, तो मैं तो चाहती हूँ कि आप किसी तरह सभी मुझे यदि लिख के दें, मेरे सोशल मीडिया पे दे दे, व्हाट्सएप पे दे दे, तो मैं जरूर उनका समाधान करूंगी। और आपने मुझे धन्यवाद दिया, उसके लिए तो मैं आपको भी धन्यवाद देती हूँ कि आपने काम होने के बाद इस बात को धन्यवाद के रूप में मेरे से साझा किया। बस्सी विधानसभा क्षेत्र के सांभरिया ग्राम पंचायत पर भारतीय डाक विभाग द्वारा सब ऑफिस खुलवाया जाए, ऐसा बोलना है पवन जोशी जी का। भाई पवन जी, ये भी एक पत्र बनाकर यदि आप मुझे देंगे, डिटेल दे देंगे कि आपने गांव में क्या चाहते हैं, पोस्ट ऑफिस खुलवाना चाहते हैं, तो आप एक मेरे या तो व्हाट्सएप पे दे दें, सोशल मीडिया के माध्यम से आप मुझे प्रार्थना पत्र जरूर दे दें। मैं इसके लिए जैसे ही हमारी सरकार विधिवत काम करने लगेगी तो मैं जरूर कार्रवाई करूंगी। अजय बिनोरी, सांसद महोदया, मंडावली मंडल के बिनोरी गांव काशीराम की झोपड़िया में एकल बिंदु पॉइंट पिछले 1 साल से ट्रांसफार्मर जला हुआ है। इससे पानी की विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। अतः आपसे निवेदन है, ट्रांसफार्मर दिलवाने का कष्ट करें। इन्होंने भी अपना नंबर दिया है, अजय बिनोरी। अजय जी, आपने मुझे नंबर दे दिया, मैं जरूर आपके नंबर को लेते हुए, और कब से बंद है, मैं बिजली विभाग से आपको ट्रांसफार्मर दिलाने की पूरी प्रयास करूंगी। लेकिन मुझे ये तो बताएं कि ये किस स्कीम में था, किस स्कीम में एकल पॉइंट लगा और कौन इसका संचालन कर रहा था, बिजली का बिल कौन जमा करा रहा था, ये सारी बात मुझे डिटेल देंगे। या ग्राम पंचायत स्तर पर हो रहा था तो भी आप मुझे दें, ताकि मैं आपका सहयोग कर सकूं। लाखनपुर गांव में राशन नहीं मिल पा रहा, ओम प्रकाश जी शर्मा बता रहे हैं। ओम प्रकाश जी, राशन कब से नहीं मिला ये मुझे आप डिटेल जरूर दें, क्योंकि राशन संबंधी कोई भी अनियमितता करता है तो उसको अपन बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस समय राशन की सामग्री प्रत्येक लाभार्थी के पास पहुंचनी चाहिए और भारत सरकार ने इसमें कोई कसर नहीं रखी है। पर्याप्त, बल्कि 10 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से 3 महीने का इकट्ठा अनाज हमारे प्रदेश को दे दिया है। तो आप मुझे इसका डिटेल बताएंगे तो मैं जरूर उसके लिए कार्रवाई करूंगी। मैडम, आपसे बात होने के बाद में हमारे गांव में सैनिटाइजर का छिड़काव भी हो गया, गरीब लोगों की खाद्य सामग्री भी मिल गई। सब लोग या तो हमारे गांव ढानियों में, गली मोहल्लों में लॉकडाउन की पालना करें। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पंचायत राजगढ़ लगती है और यहाँ लगभग हमारे गांव ढानी में बहुत से बेरोजगार लोग हैं, माताएं बहनें हैं जो बेरोजगार बैठी हैं। आप वीडियो साहब से बात करके नरेगा का कार्य चालू करवाएं, जिससे कि लोगों को रोजगार मिल सके और आपके तमाम कार्यकर्ता लोगों की मदद के लिए जो लगे हुए हैं उसकी भी उनको लिए भी अति कृपा होगी। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है कप्तान जी। और मैं आपको ये बताऊं कि वाकई में हर क्षेत्र में राज्य सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, दोनों ने महानरेगा के काम को चालू करने के लिए प्रत्येक विकास अधिकारी को, प्रत्येक जिला कलेक्टर को कह दिया है। और अपने यहाँ यदि काम चालू नहीं हुआ तो मैं आपके फोन नंबर भी मेरे पास है, मैं वीडियो से तुरंत बात करूंगी और आपके यहाँ नरेगा काम चालू कराऊंगी। आपने जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं की सहयोग की सराहना की है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। एक रितेश पारीक जी हैं,
थोड़े असंतुष्ट हैं। सांसद महोदय, आपके द्वारा दौसा विधानसभा में ना तो अभी तक मास्क वितरण हुआ, ना सैनिटाइज हुआ है। ऐसा क्या कारण है? क्या हमने गलती कर दी आपको वोट देकर? तो रितेश पारीक। भाई रितेश जी, 10 लाख रुपए केवल दौसा जिले और 6 लाख रुपए अन्य जयपुर और अलवर जिले के विधानसभाओं के लिए केवल मास्क और सैनिटाइजेशन के लिए ही दिए गए थे। और ये व्यवस्था जिला कलेक्टर के माध्यम से आपके संबंधित सीएमएचओ और संबंधित आपके गांव के प्रभारी, गांव में प्रभारी भी अब तो आपका हेडमास्टर ही वहाँ का पंचायत का अध्यक्ष है और वहाँ का सेक्रेटरी आपका सहयोगी है। आप तुरंत उससे पूछें कि हमारे हिस्से का सांसद का दिया हुआ सामान क्यों नहीं पहुँचा, आप पूछ सकते हैं। और मैं अभी भी आपको बताऊं कि मैं अपनी तरफ से भी अब तक जितने हमारे सामाजिक संगठनों ने, जितने हमारे दानदाताओं ने, भामाशाहों ने कोई सहयोग में कमी नहीं छोड़ी। उसके बावजूद अब 13-14 तारीख से सांसद की तरफ से भी प्रत्येक विधानसभा के लिए भारी मात्रा में राहत सामग्री दी है। टोटल मिलाकर 4000 किट में 8 विधानसभाओं में राहत सामग्री के, जिसमें आवश्यकता की हर वस्तु है, आटे से लेकर, मसाले से लेकर, दाल से लेकर, साबुन से लेकर, बिस्किट से लेकर, मास्क से लेकर, ये मेरे व्यक्तिगत भी आप लोगों के पास पहुंचेंगे। आप सावधानी, सतर्कता से इस चीज की प्राप्ति करेंगे तो निश्चित आपको मिलेगा, क्योंकि मैं हर गांव गली में और हर पंचायत में स्वयं नहीं जा सकती। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से और भारत सेवा संगठनों के माध्यम से यह सामग्री वितरण होगी। 13 तारीख से हम शुरू करेंगे इसको। प्रकाश मंडावत हैं। सांसद महोदय, ग्राम पंचायत निर्झरना में डीलर द्वारा अप्रैल माह की राशन गेहूं भी दे रहा है और 1 साल से अंत्योदय योजना से जुड़े राशन को चीनी मिल रही है, इसलिए लेकिन हकीकत में राशन प्राप्तकर्ताओं को चीनी नहीं दी जा रही है। सांसद महोदय जी, आपके लेटर पैड पर भी लिखित में सूचना दी गई है, उसके बाद भी कोई संशोधन नहीं हो रहा है। सहायता करें। बहुत से गरीब परिवार गेहूं से वंचित हैं और अपने परिवार को पालने के लिए घर में अनाज बिल्कुल नहीं है। ग्राम पंचायत निर्झरना, प्रकाश मंडावत। भाई प्रकाश जी, राशन सामग्री, जहां तक मैं आपको जानकारी देना चाहती हूँ, भारत सरकार ने अब की बार दाल भी दी है साथ में। चने की दाल हो या कोई सी भी दाल हो, दालें भी दी हैं और 10 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से राशन दिया है। और ये प्राप्त नहीं हुआ, आपने मुझे अच्छा हुआ अवगत करा दिया। मैं सप्लाई अधिकारी से, दौसा सप्लाई अधिकारी से और लालसोट के वीडियो तक से बात करके मैं आपको संतुष्ट करूंगा। किरोड़ी लाल जी नाथालवारा, आपसे निवेदन है कि हमारे गांव में 60 वर्षों में अभी तक गांव में विगोता की तरह आज तक सड़क नहीं बनी है। आप हो सके तो सांसद कोटे से बनवाने की कृपा करें। ग्राम पंचायत नाथलवाड़ा, तहसील राजगढ़, जिला अलवर। किरोड़ी लाल नाथलवाड़ा। जैसे ही विकास काम शुरू होंगे, मैं और लॉकडाउन की हमारी मर्यादा समाप्त होगी, मैं राजगढ़ आऊंगी और निस्संदेह हमारी जो राजगढ़ क्षेत्र की पंचायतें हैं, प्रत्येक पंचायत में मैं दौरा करूंगी। वहाँ जो भी समस्याएं होंगी भैया, मैं जरूर उनका समाधान करने की मेरा पूरा प्रयास होगा। और मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ कि लॉकडाउन समाप्ति के बाद राजगढ़ क्षेत्र में मैं जरूर दौरा करूँगी। महेश गुजर जी हैं। सांसद महोदय से निवेदन है कि ग्राम पंचायत फराशपुरा में आप पाइपलाइन की घोषणा करके गए थे, जो अभी तक सैंक्शन नहीं हुई है। गांव में पानी की भारी किल्लत के कारण जनता परेशान है। निजी टैंकर से सप्लाई जारी कर रहे हैं, फिर भी नहीं हो पा रही। बुआ जी से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान करें। आपका कार्यकर्ता महेश फराशपुरा। भाई महेश, वाकई में फराशपुरा में अपन आए
उसके थोड़े दिन बाद ही ये संकट चालू हो गया, इसलिए विकास के कार्य सारे रुक गए। और इसमें कोई दो राय नहीं कि जब मैं फराजपुरा में आई थी तो आसपास के सभी पंचायतों में अपन गए थे, आपके साथ, आप मेरे साथ थे। तो मैं आपको ये विश्वास दिला रही हूँ कि जैसे ही विकास कार्य प्रारंभ होंगे तुरंत आपके इस काम को पूरा करेंगे। महेंद्र सैनी आजाद। सांसद महोदय, आपसे मेरा निवेदन है कि हमारा एक साथी महाराष्ट्र पुणे में रहता है। करीब 1 महीने से वह आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यातायात साधन नहीं चलने के कारण आ नहीं पा रहा। उसने रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया है। लड़के का नाम नरेंद्र कुमार गौड़, पिताजी का नाम कालूराम गौड़, निवासी मंडावली, तहसील लालसोट, जिला दौसा का रहने वाला है। वो सुरक्षित घर पहुंचे, इसकी आप सहायता करें। महेंद्र सैनी। भाई महेंद्र जी, अपने राजस्थान के जितने भी बाहर फंसे हुए हमारे मजदूर हों या हमारे स्टूडेंट्स हों या हमारे अन्य सरकारी गैर सरकारी कार्यों में लगे हुए लोग हों, इन सबको लाने की व्यवस्था जारी है। राजस्थान ने अपना प्रवासी मजदूर और प्रवासी निवासी पोर्टल खोल रखा है, उस पर इसका भी आप रजिस्ट्रेशन रखें। और एक बंदे को ऊना से यहाँ तक आने के लिए अपन कैसे व्यवस्था करेंगे, क्योंकि शीघ्र ही ट्रेन चालू होने वाली है, केवल इन प्रवासियों को ही वो ट्रेन लाएगी। मुझे विश्वास है कि हम 2-4 दिन के अंदर अंदर ही ये ट्रेन की व्यवस्था होगी। आप उसे कहें कि जहाँ भी जब भी ट्रेन की व्यवस्था हो वो सावधानी से उसका उपयोग करें और वहाँ तक पहुँचे। तो आप चिंता न करें, यदि पूना में किसी तरह की असुविधा है तो उसका नंबर उससे कहें, वो मेरे नंबर पे बात कर ले, ताकि मैं वहाँ भी उसकी सुविधाएं और व्यवस्था कर सकूं। एक BR मीना जी हैं, उन्होंने एक सुझाव दिया है। मैडम जी, ग्राम सिंहपुरा लालसोट तहसील की सीमा से मोरेल नदी गुजरती है। वहाँ पर एक छोटा सा पक्का 8 से 10 फीट की ऊंचाई का एनीकट बन जाए तो आसपास के करीब 20 गांव में भूगर्भिक जल स्तर ऊपर आ जाएगा, जिससे लोगों को फायदा होगा। MNREGA नरेगा के तहत लिखना चाह रहे थे शायद, तहत हमने कच्चा एनीकट बनवाया था, लेकिन जोर की बारिश से टूट जाता है, इसलिए एक पक्का एनीकट बनवाने की कृपा करें। बहुत अच्छी बात कही है। ये तो शायद मैंने चुनाव लड़ने की भावना भी मेरे मन में नहीं थी, उससे पहले ही इस जगह को चिन्हित किया हुआ है, क्योंकि वहाँ सिंहपुरा के भाई मांगीलाल जी, उन्होंने मुझे ये सारा जानकारी दी हुई है और मैंने उनको विश्वास भी दिलाया मांगीलाल जी को कि आप चिंता ना करें, अब तो अपन सत्ता में आ गए और वाटर मैनेजमेंट का काम करना मेरी प्राथमिकता है और वो पॉइंट भी मेरा देखा हुआ है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि अति शीघ्र महानरेगा में तो उसको शुरू करवा ही देंगे, लेकिन जो पक्का काम उसमें होगा वो भी हम सरकारी सहायता से इसको करने की पूरी प्रयास होगा। और ये तो मेरा संकल्प है, मेरे मन में ये पहले से ही एक भावना थी कि वाटर मैनेजमेंट में सिंहपुरा के एनीकट को जरूर अपन अच्छी तरह से पुख्ता ढंग से बनाएंगे। जैसे ही विकास कार्य शुरू होंगे और हमारा लॉकडाउन के बाद भ्रमण होगा, मैं खुद वहां आऊंगी और सभी आप लोगों से संपर्क करते हुए संबंधित अधिकारियों को लाकर इस व्यवस्था को अपन करेंगे, क्योंकि ये करने योग्य काम है। और वाकई में वाटर मैनेजमेंट आज हमारे क्षेत्र की, संसदीय क्षेत्र दौसा की प्रथम प्राथमिकता है। राजेंद्र मीना बस्ती ये लिख रहे हैं, सांसद महोदय जी, आपके संसदीय क्षेत्र स्थित राजकीय अस्पताल दौसा में महिला डॉक्टरों के साथ मरीज ठीक से व्यवहार नहीं कर रहे, इसमें सुधार लाने के लिए आप अपने से क्या प्रयास कर रहे हैं? ये आपने जो बात मेरी जानकारी में दी है, ये मेरे पहले भी आई थी और मैं एक बार वहाँ गई भी थी और जाने के बाद मैंने इस बात को सबको कसकर बोला है। संबंधित PMO को भी मैंने ये बात कही है कि यदि हमारी महिला डॉक्टर, महिला नर्स या महिला कर्मी कोई भी है, उसके साथ यदि मरीज उचित व्यवहार नहीं करते तो ये बहुत निंदाजनक बात है। ऐसे मरीज के साथ हम किस तरह से पेश आएंगे ये समय बताएगा। लॉकडाउन खुलने दो, मैं चप्पे चप्पे पे हॉस्पिटल के चप्पे चप्पे पे घूमूंगी और महिला कर्मी, महिला डॉक्टर, महिला नर्सिंग, उन सब से भी मैं बराबर भावनाओं
से जुड़ूंगी, लेकिन उनके सहयोग के लिए जुड़ूंगी। राजेश कुमार गुमानपुरा मीना। मैं राजेश कुमार आपसे निवेदन करता हूँ, सांसद महोदय, गुमानपुरा पंचायत में हैंडपंप खराब हो रहे हैं संभव की ढाणी में। हैंडपंप पिछले माह से बंद हैं, उसमें दो पाइप डलवाने की आवश्यकता है। कृपया आप ग्राम पंचायत के सचिव को, जो कि हमने ग्राम पंचायत के सचिव को बार बार बोलने पर भी ठीक नहीं हुआ, इससे ढाणी की आम जनता और पशु परेशान है, उचित कार्रवाई करें। राजेश कुमार जी, गुमानपुरा। आपने अपने कमेंट्स में जो बात कही है, इसकी पालना के लिए मैं कमेंट्स को पढ़कर कल इसके बाद आपने इस संवाद के बाद से ही काम प्रारंभ करूंगी। और अच्छा काम है, और मैं सोचती हूँ बहुत छोटा काम है जिसको ग्राम पंचायत को कर देना चाहिए था, ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी को कर लेना चाहिए था। यदि नहीं कर पा रहा है तो मैं जरूर उस सेक्रेटरी से भी बात करूंगी। आपने मुझे डिटेल दे दी है और चिंता नहीं करें, ये वाकई में मतलब छोटे काम है, इनको अपने स्तर पर हमारे गांव के कार्यकर्ताओं को प्रेशर बढ़ाकर करा लेना चाहिए। हरिनारायण गुर्जर भडाना। सांसद महोदय को हरिनारायण भडाना जी का सादर प्रणाम। अति सुंदर मैडम, आप दूर रहकर भी आम आदमी के पास हो, चरणबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से हो रही ऑनलाइन जन सुनवाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मार्गदर्शन में चाकसू विधानसभा के तमाम कार्यकर्ता जनसेवा में लगे हुए हैं। चाकसू विधानसभा क्षेत्र के समस्त भाजपा परिवार की तरफ से कोरोना से लड़ रहे योद्धाओं को व आपको सैल्यूट। गर्मी के दिनों को देखते हुए गांव में पीने के पानी की परेशानी बढ़ रही है, अतः आपसे निवेदन है जलदाय विभाग को सचेत करें, जिससे लोगों को राहत मिले। बहुत अच्छी बात है भाई, आपने जो सराहना दी वो तो मेरा कर्तव्य है, मैं तो अपना कर्तव्य करूंगी। लॉकडाउन के चलते आप लोगों के बीच में रूबरू नहीं हो पाती, इसलिए आपसे जुड़ी रहूं, क्योंकि यही एक साधन है, यही एक माध्यम है सोशल मीडिया का, जिसके माध्यम से मैं आप सबको सुन सकती हूँ और अपने मन की बात कह सकती हूँ। इसके लिए तो आपने सराहना की है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और रही बात पेयजल की, वाकई में संसदीय क्षेत्र अपना दौसा पेयजल के लिए जितनी परेशानियां हैं, जलदाय विभाग से बात करूंगी और राज्य सरकार से भी बात करूंगी, ताकि पेयजल की कहीं भी कमी ना आ पाए। जहां भूजल है वहां तो हैंडपंप या एकल पॉइंट दिया जा सकता है, लेकिन जहां गर्भ में ही भूजल, भूमि माता के गर्भ में ही जल नहीं है, वहाँ वाकई में अन्य व्यवस्थाओं के माध्यम से काम होगा। ये 1 बरस अपन को हुआ है, अभी 23 तारीख को 1 बरस हो जाएगा। मेरी कल्पना ये थी कि मैं केवल काम करूं तो सबसे पहले जल के लिए करूं, चाहे वो पीने का हो, चाहे खेतों में देने का हो, चाहे हमारे तालाब पोखर तक पुनर्भरण का हो। ऐसी कल्पना भी सरकार की थी, भारत सरकार ने सोचा भी था, लेकिन लॉकडाउन के ये इस महामारी के चलते हुए ये काम अब थोड़े से पीछे चले गए। और आज तो मैं ये भी कहूँगी कि अब हमको आपने जो सुझाव मुझे दिया है, इस तरह के सुझाव से ही मैं आगे काम कर पाऊंगी। और मैं तो ये भी कहना चाहती हूँ कि आप सभी बंधुओं को कि आप अपने अपने सुझाव यदि मेरे फेसबुक अकाउंट पे देंगे तो उन सुझावों को जोड़ते हुए भी मैं राज्य सरकार से और भारत सरकार से भी इसके लिए प्रयासरत रहूंगी, ये मैं आपको विश्वास दिला रही हूँ। रतिराम गुर्जर हैं। मैडम, NPCDCS आयुष प्रोग्राम जो भारत सरकार आयुष मंत्रालय से भीलवाड़ा में चल रहा है, 5 साल से अब सरकार 1000 लोगों को बेरोजगार कर रही है जून में। तो इसमें इस प्रोग्राम तो इसको क्यों बंद कर रहे हैं? कौन से उसको? ये NPCDCS प्रोग्राम जो आयुष मंत्रालय के द्वारा चल रहा है, तो उसको बंद करने की बात आ रही है जून में 2020 में। तो इसके बारे में जानकारी ऐसा है, इसकी बारे जानकारी लेकर निस्संदेह इसके आपकी समस्या के समाधान में मैं सहयोग करूँगा।
राजेश कुमार गुमानपुरा ये बोल रहे हैं कि सिकराय विधानसभा गुमानपुरा पंचायत में नरेगा का काम शुरू करवाने की कृपा करें। उन्होंने अपना नंबर भी दिया है। फिर नरेगा को लेके काफी कमेंट आए हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है। नरेगा के कामों के संदर्भ में जितने भी भाइयों ने कमेंट्स किए हैं, मैं उनको आश्वस्त करती हूँ कि अति शीघ्र महानरेगा का काम चालू होगा, ताकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो रोजगार भाई हैं उनको आर्थिक सहारा सहयोग मिले और हमारे क्षेत्र में काम भी हो। मैं आपको ये निवेदन करूं कि अभी भी कई पंचायतों ने अच्छे काम कर लिए हैं। एक एक पंचायत को 300 लेबर का ऑर्डर मिला है, तो आपकी पंचायत को कैसे छूट गई? मैं आपकी पंचायत के लिए स्पेशल बात करूंगी। एमके गुनावत हैं, सांसद महोदय का लगातार जन सुनवाई पर आभार है। महोदय, मैं मुकेश गुनावत हमारे क्षेत्र के साथ क्षेत्र के सार्वजनिक CBGBT ग्रामीण उत्थान टीम के साथ जुड़ा हुआ हूँ। हम पंचायत में प्रशासन के साथ हमेशा सहयोग के लिए तत्पर हैं। महोदय, मैंने पिछली सुनवाई में अवगत कराया कि खो दरीवा क्षेत्र एवं मार्केट में सैनिटाइज छिड़काव नहीं हुआ है। बांदी हुई गुड़ा कटला जनसंपर्क पर खो दरीवा से रेडिया तक प्रधानमंत्री सड़क योजना तक अनदेखी हुई है। ना विधायक ना सांसद महोदय हमारे क्षेत्र आम पूरा लिखने में मिस्टेक हुई, अति आवश्यक कार्यों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। एमके गुनावत। भाई गुनावत जी, वाकई में मैं उस एरिया में गई हूँ, वो दरीबा एक एरिया में, और बांदी हुई से गई हूँ, और वाकई में वो रोड बीच में छोड़ा हुआ है। क्यों छोड़ा हुआ है, इसके कारण मैं खुद जानकारी लेते हुए आपके इन कामों को अंजाम देने का पूरा प्रयास करूंगी। दूसरी बात ये भी है कि वाकई में कांग्रेस के विधायक, हालांकि आपके तो निर्दलीय विधायक है, और उस निर्दलीय विधायक को भी मैंने एक बार ये कहा था कि तुम कांग्रेस सपोर्टेड हो, तो वर्तमान में तुम्हारी सरकार है, तो अपने कम से कम संसदीय अपने विधानसभा क्षेत्र में तो इन कामों को अंजाम दें। अभी 2 सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत स्वीकृत कराई हैं, और मुझे विश्वास है कि इस सड़क पर पहले से ही बजट जारी हो चुका है, काम शुरू हो चुका था। उसके बावजूद ये काम में जो रुकावट और विलंब है, इसका कारण या तो मजदूरी नहीं होना और अन्य कारण होगा, तो मैं प्रशासनिक कारण को जानकारी करके इसको पूरा करूँगा। रामेश्वर जी गुजर हैं, मैडम जी हमारी ग्राम पंचायत टोरडा सिकराय में जो खाद्य सामग्री पूरी नहीं मिल रही है और हर ग्राम पंचायत को 50,000 रुपए दिए गए हैं, उसका सही ढंग से उपयोग नहीं हो रहा। कृपया करके इसे और इसकी तरफ और ध्यान दिया जाए। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। एक कार्यकर्ता से हर कार्यकर्ता से फीडबैक ले रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है इस संकट की घड़ी में। थैंक यू मैडम जी। रामेश्वर गुजर। भाई रामेश्वर जी, बहुत अच्छी बात है। और जो 50,000 आपकी ग्राम पंचायत को मिले हैं, या सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जो भी गड़बड़ घोटाला है, मैं आपको ये निवेदन करूं कि आप पंचायत के सभी कार्यकर्ता, सभी जनता सामूहिक रूप से संघर्ष के लिए आगे बढ़ेंगे, तो ये 50,000 रुपए का पूरा उपयोग आप करवा सकते हो। एक एक ग्राम पंचायत तक मैं नहीं पहुंच पाती और एक एक भाई तक नहीं पहुंच पाती, इसीलिए मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से ये सारी छोटी से छोटी ढाणी पंचायत और मगरे तथा गांव की मैंने समस्याओं को जानने के लिए ये तरीका अपना रखा है। और मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि आप जैसे जागरूक कार्यकर्ता और नागरिक मुझे सचेत करते हैं कि यहाँ ये कमियां हैं, यहाँ ये होना चाहिए। मैं इसके साथ ही आपको रिक्वेस्ट भी करूँगी कि फेसबुक पेज पर आप अपना मैसेज मुझे दे सकते हैं, और जब भी फेसबुक पेज पर आप मैसेज डाउनलोड करेंगे, मैं तुरंत उसका निदान करने के लिए उसे देखकर आपकी समस्याओं का समाधान भी करूँगी। और आप अन्य भाइयों को भी सोशल मीडिया से जुड़ने और सोशल मीडिया का सही उपयोग करने के लिए प्रेरित करते हैं। नारपाल किशोर गुजर हैं, सांसद महोदय से निवेदन है, हमारी ग्राम पंचायत अरनिया रेलवे स्टेशन, अरनिया के पास रेलवे फाटक नंबर 162
जो 25 साल से बंद है, यह मांग हम 25 साल से करते आ रहे हैं, वहाँ पर अंडरपास बनाया जाए। यह मांग हम रेल मंत्री पीयूष गोयल जी से भी कर चुके हैं जयपुर में। कार्यालय रेलवे का उत्तर पश्चिम रेलवे इसका पूरा मैप और नक्शा बना दिया है। अंडरपास पर आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। आपने मेरी जानकारी में ये बात लाई है, मैं इस पर जरूर कार्रवाई करूंगी और शीघ्र कार्रवाई करूंगी। जैसे ही परिस्थितियां अनुकूल होगी, विकास के कार्य प्रारंभ होंगे, तुरंत आपके इस मुद्दे पर कार्रवाई की जाएगी। हाँ, मैसेज बॉक्स लिख दिया। अच्छा, ये सुना शांतनु भारद्वाज ने, वो लिख रहे हैं, मैडम जी एक बात बताओ, मुझ में एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ मैं। आज बांदीकुई व दौसा में प्रशासन इतना ढीला है कि जनता की भीड़ बढ़ती जा रही है। क्या कोरोना फैलने का इंतजार कर रहे हैं या कोई बड़ा विस्फोट होने का इंतजार कर रहे हैं? आप एक दिन भी बांदीकुई विधानसभा के दौरे पर नहीं आए। क्या जब बांदीकुई विधानसभा में लाशें बिछेंगी तब आएंगी? आपने एक दिन भी पुलिस प्रशासन व एसडीएम की मीटिंग नहीं बुलाई। आज बांदीकुई का प्रशासन ढीला पड़ा है। शांतनु जी भारद्वाज। भाई शांतनु जी भारद्वाज, आपको मैं ये आपकी तकलीफ तो मेरे समझ में आई कि बहुत बड़ी तकलीफ है, लेकिन लॉकडाउन के चलते हुए पालना करने का धर्म और दायित्व जनता का है। वहाँ के प्रशासन डंडा ही घुमा सकता है, लेकिन जबरदस्ती किसी को बंद नहीं कर सकता। आप कई जगहों पर ऐसी परिस्थिति आई है कि जहाँ पर चाह कर भी लोग घर में बंद नहीं रहे। 25-25, 30-30, 40-40 एक साथ झुंड बाहर निकलता। क्या बांदीकुई में इसी तरह की बात है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। मेरा बराबर प्रशासन से संपर्क है और प्रशासनिक कमजोरी जो आप बताते हैं, मुझे पॉइंट्स बताएं कि कौन कौन सी जगह पर प्रशासनिक कमजोरी है। दूसरी बात है कि पुलिस से, रेवेन्यू प्रशासन से, बीडीओ से, इनसे लगातार मेरा संपर्क है और मैं आपको ये निवेदन करूँ कि लॉकडाउन की पालना करना मेरा धर्म और कर्तव्य है। इस वजह से मैं ज़्यादा नहीं आई, लेकिन दौसा और आपने दोनों जगह की बात कही, दबाव बनाना हमारा काम है, क्योंकि हम राजस्थान में सत्ता में नहीं है हमारी पार्टी, आप जानते हैं अच्छी तरह से। और वर्तमान राजनीतिक विधायक जो कांग्रेस के हैं, उनकी नीति केवल अपने वोट बैंक तक है और उस वोट बैंक तक की नीति के चलते हुए बहुत सारे कानूनों की अवहेलना हो रही है, बहुत सारी परिस्थितियां प्रतिकूल होती जा रही हैं। ये तो उनका नैतिक जिम्मेदारी भूल चुके हैं। वो अपन नैतिक जिम्मेदारी नहीं भूले हैं। अपन अपनी नैतिक जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए, लॉकडाउन की पालना करते हुए, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से आप सबके साथ जुड़कर समस्याओं को सुनती हूँ और जो भी कमेंट्स आते हैं उनका समाधान करने का पूरा प्रयास करती हूँ। और अब मैं आपको भी कहूँ कि मेरा फेसबुक पेज, इस पे मैसेज बॉक्स में आप अपना मैसेज डालें। मैं जरूर आपके प्रत्येक स्थान के मैसेज को पढ़ूंगी और समाधान करूँगी। एक मैसेज महाराष्ट्र से आया है और मराठी में है। मैं आपको उसका हिंदी ट्रांसलेट करके मराठी कौन बता रहा है? एक महाराष्ट्र से आपको मैसेज आया है, अविनाश गीते। हाँ। तो उन्होंने मराठी में लिखा है, खासदार मॅडम, तुमच्या मतदारसंघातील लोक बीड अंबेजोगाई मध्ये अडकलेले आहेत, त्यांना मदत करावी ही विनंती। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके लोकसभा क्षेत्र के कुछ लोग बीड और अंबेजोगाई डिस्ट्रिक्ट में अटके हुए हैं, तो उनकी मदद करें आप, ये आपसे विनती है। ये है अविनाश गीते। भाई अविनाश जी, आपको मैं हिंदी में ही समझाऊंगी क्योंकि मुझे तो मराठी आती नहीं है, बेटी को आती है जो सहयोग कर रही है। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि कितने लोग हैं मेरे, उनको यदि प्रवासी राजस्थान पोर्टल पर आप अंकित करवा दें
रजिस्ट्रेशन करा दें और या मुझे सीधे भेज दें तो मैं स्वयं ही करवाकर उनकी मदद करूंगी और वहां से उनको राजस्थान लाने के लिए प्रयास करूंगी। और जब तक राजस्थान वो ना आए तो आप उनकी सुरक्षा, उनके भोजन की व्यवस्था, उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था की जिम्मेदारी आप भी देंगे। एक दीपक शर्मा जी हैं। मैडम नमस्कार, मैं विधानसभा क्षेत्र थानागाजी से हूँ। ईश्वर आपको हमेशा स्वस्थ व प्रसन्न रखे। मैडम मेरा सुझाव है, जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके लिए क्वारंटाइन करने की व्यवस्था एवं रोजगार के लिए व्यवस्था करवाने के लिए आप विशेष रूप से ध्यान दें। बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न किया आपने, बहुत अच्छा कमेंट है। और मैं सोचती हूँ कि सरकारें भी ये चाह रही हैं कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उन्हें पहले 14 दिन क्वारंटाइन किया जाए, चाहे घर में किया जाए चाहे बाहर किया जाए, लेकिन अति आवश्यक है। क्योंकि बाहर से आने वाले लोगों को हम कैसे माने कि उनके साथ कोई संक्रमण ना आ पाए, और इस बात का डर हमें भी है, सरकारों को भी होगा मैं सोचती हूँ। लेकिन आपने इस संभावना को व्यक्त किया, बहुत अच्छा किया। मैं जरूर इसके लिए लिखकर व्यवस्था भी दूंगी और सुझाव भी दूंगी। व्यवस्था का जितने भी कमेंट हमारे पास आए हैं, काफ़ी कमेंट हैं, उनको सबको हम पूरी तरह से ध्यान में लेके नोट कर रहे हैं। सारे कमेंट्स को हम अभी नहीं ले सकते क्योंकि समय अभाव के कारण हमारी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि हर कमेंट का हम विधिवत जवाब देंगे, उस पर कार्रवाई करवाएंगे और लेटर जिस भी संबंधित डिपार्टमेंट में देना होगा वो हम देंगे। सभी बंधुओं ने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया है और मैं सोचती हूँ कि हर विधानसभा से मुझे रेस्पॉन्स मिला है। विधानसभा से बाहर भी लोगों ने सुझाव दिए हैं और अपने कमेंट्स दिए हैं, पर मैं एक ही बात आप सबको कहना चाहती हूँ कि ये लॉकडाउन की अवधि हो सकता है आगे भी सके, लेकिन इस अवधि में अपने क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए आप सभी बंधुओं को सोचना पड़ेगा और जिसके पास जो भी सुझाव इस अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए, उन्नत करने के लिए जो भी सुझाव आए वो जरूर आप मेरे मैसेज बॉक्स पर डाल दें, ताकि मैं इन सभी सुझावों में आपके दिए हुए सुझाव को संकलित करते हुए राजस्थान की सरकार को दूं, जिला प्रशासन को दूं, ताकि हमारे संसदीय क्षेत्र में रोजगार भी खुले और भविष्य में अर्थव्यवस्था को एक नया मोड़ मिले। और जब तक हम अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने का कदम नहीं उठाएंगे, तब तक अपने संसदीय क्षेत्र में और अपने प्रदेश में, अपने देश की अर्थव्यवस्था में भागीदार नहीं बन पाएंगे। तो बंधुओं, चाहे खेती से जुड़े हुए हो, चाहे छोटे छोटे व्यापार से जुड़े हुए हो, चाहे लघु दुकानों से जुड़े हुए हो, चाहे पशुपालक हो, भले ही हमारे कोई भी व्यवसाय में जुड़े भाई बहन जो अर्थव्यवस्था की रीति नीति को समझते हैं और अपने संसदीय क्षेत्र में हम आर्थिक उन्नति करते हुए, इस लॉकडाउन की पालना करते हुए, इस महामारी के संग्राम में खड़े होकर मजबूती से आगे बढ़ सकें, ऐसे सुझाव मुझे जरूर दें। आज हम जब देखते हैं कि यूपी गवर्नमेंट, जहां पर इतने ज्यादा पॉपुलेशन है, इतने ज्यादा मजदूर हैं, इतने ज्यादा वहां धंधे नहीं हैं, जितने लोग हैं उतने धंधे नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वहां की सरकार ने जो निर्णय मजदूरों के श्रम कानून में लिए, श्रमिकों के लिए दिए और आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लिए, और इसके साथ साथ ही दलगत राजनीति से ऊपर उठकर वो काम कर रहे हैं। मैं दौसा संसदीय क्षेत्र के सभी भाइयों को इस महामारी के दौरान सामूहिक रूप से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हम अपने अपने गांव, मोहल्ले, परिवार और हमारी विधानसभाएं, हमारा संपूर्ण जिला, हमारे संपूर्ण राजस्थान, किस तरह से हम आर्थिक दृष्टि से उन्नत होते हुए इस व्यवस्थाओं में को अंजाम देते हुए हम आगे बढ़ने की सोचें। ये सोच जब तक आप नहीं बनाओगे तब तक अगला कदम मजबूती से हम नहीं उठा पाएंगे। और आप सब लॉकडाउन की भी पालना कर रहे हैं और 1 मीटर की दूरी का
बनाते हुए महानरेगा कामों में भी आगे आए, खेती के कामों में भी आगे आए। अभी मानसून आने वाला है, खेती की तैयारी करना हमारा प्रथम कर्तव्य है, क्योंकि अपना संपूर्ण जिला खेती पर ही निर्भर करता है और खेती के माध्यम से ही हमारी मंडियां, हमारा व्यापार, हमारी दुकानें, हमारे छोटे बड़े धंधे चलेंगे। और मैं सोचती हूँ कि लघु उद्योग भी अपने जिले में, चाहे पत्थर का व्यवसाय है, पत्थर का व्यवसाय बंद हो चुका है, उसको भी पुनर्जीवित करने के लिए आपके सुझाव चाहिए। आप जरूर मुझे सुझाव देंगे। और मैंने आपसे आज सबसे अलग हटकर जो बातें की हैं, चाहे नशीली वस्तुओं के छोड़ने की त्याग की बात है, चाहे अर्थव्यवस्था से जुड़ी बात है, भले ही हमारे पेयजल से संबंधित बात है, भले ही सड़कों से संबंधित बात है, विकास के किसी भी मुद्दे पर जो भी बातें आज हुई हैं, मुझे विश्वास है आपने ध्यान से सुनी होगी और आप अपने सुझाव मुझे देंगे। धन्यवाद।